नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चलते हैं अब अगले परिच्छेद की ओर। पहले परिच्छेद में हमने लेखक के विदेशी मित्र जो वृद्ध ईसाई पादरी थे, उनका उत्तर यह था कि हम भारतवासी अपने काम में गर्व नहीं लेते। अब हमारे दूसरे यानी कि लेखक के दूसरे विदेशी मित्र हैं। उसी परिच्छेद से आगे का जो वीडियो है, आगे की जो पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है। सदस्य यानी कि सभ्य। ICS जिसे IAS भी कहा जाता है, यह भारत की एक संस्था है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटरी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। तो लेखक के जो ये दूसरे वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे, मित्र थे, वो 30 साल तक भारत में गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे थे, और वे पेंशन लेकर, यानी कि अब वे उनकी जो नौकरी थी वो समाप्त हो चुकी है और पेंशन पर वे जी रहे हैं और स्वदेश यानी कि अपने देश गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मित्रता हो गई। तो लेखक के साथ उनकी मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। कौन सा सवाल? कि हमारे भारत देश में महान विभूति, महान विशेष पुरुष, महान नेता हो के साथ साथ बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? हम वैसे के वैसे ही ज्यों का त्यों पड़े हुए हैं। तो आखिर क्या है जिससे हमारा विकास नहीं हो रहा है? तो उत्तर मिला वृद्ध सरकारी कर्मचारी के पास से, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। देखिए, भारतवासी, भारत के जो लोग हैं, वो अपने काम में भली भांति जो जिम्मेदारी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, गुजराती में कहिए तो जवाबदारी, यानी समझता नहीं। तो तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यानी कि भारतवासी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि यानी कि सर्व की तरफ, सृष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। यानी कि हमारा जो कर्म है, लोगों के प्रति हमारा जो कर्म है, हमारा जो फ़र्ज़ है, वो हम नहीं जानते, हम उसे भूल गए हैं। जो काम उठाया है उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। देखिए, जो काम हमने हाथ पर लिया है, जो काम हमने शुरू किया है, उसकी शुरुआत की है, तो उसे करना ही चाहिए, चाहे कैसी भी हालत हो, परिस्थिति हो। लेकिन हमने काम उठाकर उसे काम को ज्यों का त्यों पड़ा रहने दिया है। ये जो गुण हैं हम भूल गए हैं। किसी को किसी तरफ किसी पर विश्वास नहीं रह गया। देखिए, यह TIMP पंक्ति है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। तो भारत देश में आज एक दूसरे के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे। देखिए, दावत यानी कि न्योता, मेज़बान यानी कि जो आयोजक है, जो जिसके घर प्रसंग है और जिसने खाने की दावत के लिए बुलाया है, उसे हम मेज़बान कहेंगे।
तो मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, तो मैंने जो मेहमान बुलाए हैं वो मेहमान समय पर खाने पर आएंगे, उसका विश्वास मेज़बान को नहीं है। उल्टा क्या है ना, मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, तो सामने मेहमान भी यही सोच रहा है कि जब हम मेज़बान के घर जाएंगे तो समय पर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेज़बान और मेहमान को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। लेखक और भी उदाहरण दे रहे हैं। न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। देखिए, जो गृहस्थ है उनको भी विश्वास नहीं है किसके ऊपर, धोबी और दर्जी पर, कि जो वादा किया है वो वादे के मुताबिक कपड़े मिल जाएंगे। उल्टा न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। देखिए, दाम यानी कि पैसा। तो आज दोनों तरफ लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। देखिए, रेलगाड़ी, बस आदि हम वाहनों में जब मुसाफरी करते हैं तो ये जो पैसेंजर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनका डर अवश्य सताते रहता है। तो रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा, उचित मतलब सही स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। देखिए, बैठा हुआ मुसाफिर, आने वाले मुसाफिर, और आने वाला मुसाफिर और बैठने वाला मुसाफिर, दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह न से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी। देखिए, यहाँ पर सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि जो आगे चल रहा है उसका छाता मेरी आँख में न चला जाए, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ का धक्का न दे, और पीछे चलने वाला कभी भी धक्का दे सकता है। तो इस प्रकार आगे चलने वाला और पीछे चलने वाला दोनों के ऊपर विश्वास नहीं रखा जाता। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। तो देखिए, आज हर एक इंसान को हर एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है कि जो कूड़ा होता है, कूड़े के साथ साथ केले होते हैं, केले के छिलके, नारंगी के छिलके, उसके साथ साथ सुई, पिन, जो आदि नोकदार जो वस्तुएं होती हैं वो इस तरह न छोड़ेंगे कि दूसरों को कष्ट पहुँचे, आपत्ति हो। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेंगे। देखिए, किसी ने कोई चीज़ हमारे घर पर या हमारे पास मांगी है तो हम देते हैं, तो वो ठीक समय पर या ठीक हालत में जैसी थी वैसी वापस करेगा या नहीं करेगा, ये भी हमें डर सताए रहता है। इत्यादि इत्यादि, यानी हम केवल अपनी तत्कालीन सुविधा देखते हैं। देखिए, तत्कालीन मतलब उसी समय की सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। तो ये जो संसार है, विश्व है, वो हमारे आराम के लिए, हमारी खुशियों के लिए, ऐसा ही हम समझते हैं। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। देखिए, दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है, उसका अनुभव उसे हम महसूस नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय, हमने एक दूसरे के प्रति विश्वास छोड़ दिया है, वह अस्पृश्य यानी कि अछूत हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। हमारा धार्मिक आदर्श कौन सा था? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित
यह संस्कृत पंक्ति का अर्थ होता है हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो लेखक के जो दूसरे विदेशी मित्र हैं उन्होंने यह बात सही कही है कि हम लोग अपने काम में, हमारे काम के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, वो हम भूल गए हैं। साथ ही साथ हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं करते। चलिए अब चलते हैं तीसरे व्यक्ति की ओर। तो तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। तो तीसरा विदेशी मित्र लेखक का है वह एक स्त्री है जो 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वह भारत की सेवा कर रही है। ये भी भारत की सेवा कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी थी। कि भारत में एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम है असहयोग आंदोलन, उसमें वह जेल भी जा चुकी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए IMP है कि लेखक के कौन से विदेशी मित्र असहयोग आंदोलन में जेल जा चुके थे। तो तीसरे व्यक्ति एक स्त्री। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ था। देखिए, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, इसलिए भारतीयों, हमारे देश के लोगों के साथ निकटतम अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है कई कार्य क्षेत्रों में। उनको भी मैंने घेरा यानी कि तंग किया, परेशान किया। उनका उत्तर था, तो लेखक ने यही सवाल पूछ डाला कि मेरे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने जवाब दिया, तुम लोग बड़े आलसी हो। देखिए, यह बात 100% सही है कि भारत देश की अधिकतर प्रजा आलसी है, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। तो श्रम यानी कि जो मेहनत होता है, परिश्रम होता है, काम होता है, उसका महत्व हमने छोड़ दिया है। हम उसके महत्व को ही नहीं जानते। इसलिए वो बता रही है कि हम लोग यानी कि हम भारतीय लोग बड़े ही आलसी हो गए हैं। मेहनत करना तो हमने मरभुक्खों का काम समझ रखा है। देखिए, भारतवासी क्या समझते हैं कि मेहनत वो लोग करते हैं जो मरभुक्खों यानी कि भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े लोगों का काम, लोगों ने श्रम का बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। तो देखिए, भारतवासी अपने आप को बड़े लोग समझते हैं और हमारा काम तो क्या है, बैठे रहना है। हमने श्रम को छोड़ दिया है और श्रम तो उन लोगों के हिस्से में है जो भूखे मर रहे हैं, यानी कि जो भूखे मर रहे हैं वही लोग श्रम कर रहे हैं। हम तो बड़े लोग हैं, हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें तो बैठे बैठे जलसे ही करने चाहिए। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। तो देखिए, समष्टि का यह विधान है कि संसार में हम अगर नज़र डालें तो जो लोग बड़े हुए हैं वो लोग अथक यानी कि बिना थकने वाले मेहनती थे, उद्यमी थे, परिश्रमी थे। तो ये भी याद रखना है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको 10वीं में पास होना है तो कोरोना को साथ में लेकर चलेंगे और मेहनत करेंगे। अभी कोरोना चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी पास की जो संभावना है वह नहीवत हो जाएंगी। इससे बेहतर यही है कि आपको घर बैठे बैठे समय मिला है, परिश्रम मेहनत करना शुरू कर दीजिए तो सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभ शूर तो हम हैं। देखिए, आरंभ शूर એટલે शुरुआत में तो हम क्या हैं, शूरवीर हैं कि मैं पूरे साल का टाइम टेबल बना देता हूँ। चलिए, यह दिन गणित पढ़ूँगा, विज्ञान पढ़ूँगा, आदि सभी विषय। तो हम आरंभ में टाइम टेबल तो बना देते हैं पढ़ाई का, लेकिन बाद में हमारा जो उत्साह, शुरुआती जो जोश था, उत्साह था, वो कम हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में मैंने आपको ये समझाया और सभी भारतवासियों के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि हम क्या है, आरंभ शूर तो हम हैं। शुरुआत में हम शेर हैं पर हमने लगन नहीं है। लगन मतलब उत्साह। तो जो काम करने का जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, वह हम में नहीं है। इसी कारण
न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्यों में सफल होते हैं। तो देखिए, हम में जो जोश नहीं होता है, लगन नहीं होती है, हमें परिश्रम को छोड़ दिया है, इसी कारण हम अपने रोजगार में, रोजगार यानी कि व्यापार में, साथ ही साथ अपने गृहस्थी जीवन में, संबंधियों में और सार्वजनिक यानी कि सभी कार्यों पर सफल होते नहीं हैं। और असफलता मिलने पर हम रोने पीटने झिंकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की ओर अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। तो देखिए, हम कैसे व्यर्थ कामों में अपना समय व्यतीत करते हैं कि रोने में, पिटने में और झिंकने में, यानी कि दूसरों के साथ झिंक करने में, पीटने में यानी कि दुखी होने में। तो हम रोने पीटने में झिंकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो अवश्य ही हमारे देश की जो काया पलट है, यानी कि उसकी उन्नति और विकास हो सकता है। तो हम लोग बड़े आलसी हैं। तो तीसरे विदेशी मित्र ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या हैं, बड़े आलसी हैं। चलते हैं अब चौथे विदेशी मित्र के साथ। तो चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। तो देखिए, चौथा व्यक्ति भी क्या था, वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी, यानी कि दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। कुल यानी कि कुटुंब। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। ये याद रखना है कि चौथा जो विदेशी मित्र बड़ी वृद्धा स्त्री है, वो लेखक के किसके समान थी, तो पितामही तुल्य थी। तुल्य यानी कि समान। उनको भी मैंने तंग किया यानी कि परेशान किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए। तो ये जो वृद्धा स्त्री थी, वो 40 साल से हमारे देश की विविध प्रकार से सेवा कर रही थी। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है, हमारा क्या अवगुण है जिससे हमारी उन्नति नहीं हो रही है। उन्नति यानी कि विकास नहीं हो रहा है। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो देखिए, चौथा जो विदेशी मित्र है, उनका उत्तर यह है कि तुम लोग में उदारता नहीं है। जो औदार्यता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, वो उदारता हमारे भीतर नहीं है। तो विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। तो हमारे भारत देश की एक त्रुटि उन्होंने यह बतलाई है कि तुम्हारे भारत देश में एक दूसरे को लोग आगे नहीं बढ़ाते। कहने का या तात्पर्य यह है कि अगर कोई सीढ़ियों के सबसे अंतिम पायदान पर पहुंच जाता है तो सीढ़ी खींच ली जाती है। तो लोग में जो उदारता होनी चाहिए, वो उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने समझाया। देखिए, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम ही राजा हैं, हम ही आगे रहेंगे, हमसे आगे कोई हो सकता नहीं है। गुणी यानी कि गुणवान नवयुवकों को अपनी योग्यता यानी कि अपना जो हुनर है, जो स्किल है, दिखलाने का मौका नहीं देते। जो गुणवान जो नवयुवक है, जिनके पास टैलेंट है, योग्यता है, उनको उनका टैलेंट दिखाने का, उनकी योग्यता दिखाने का मौका यानी कि अवसर नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। तो देखिए, जो गुणी नवयुवक होते हैं, जिसके पास हुनर होता है, स्किल होती है, वे जब मर जाते हैं तो उनके साथ साथ उनका हुनर भी चला जाता है और काम भी खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। तो लेखक वृद्धा की बात से सहमत थे कि उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है, सही कहा है। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा ऐसी थी कि पितृक व्यापार है, वो वंश परंपरागत
पुत्र को दिया जाता था, लेकिन जो पिता हैं, अब क्या हो रहा है कि पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। तो भारतीय संस्कृति में जो हुनर था, जो घरेलू उद्योग था, जो व्यापार था, इसके कारण समाप्त हो गया और इसके कारण कई सारे कुटुंब भी नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। तो देखिए, बड़े बड़े गुणवान थे, अपने आप को ही महान समझते थे, उनमें जो औदार्यता उदारता होनी चाहिए वो नहीं थी। वो अन्य लोगों को अपना हुनर, अपना गुण, अपनी कला नहीं सिखाते थे, विद्या नहीं देते थे। इसीलिए वो विद्या साथ लेकर ही वे मर गए और उनके मरने के बाद वो विद्या, वो कला और हुनर समाप्त हो गया। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक, देखिए उदारता के अभाव के कारण क्या हुआ कि कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार यानी कि खोज, यानी कि वैज्ञानिक खोजें, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। तो कई ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूसरों को नहीं सिखलाया और कई ऐसे औषधियों के जानकार थे, वनस्पति शास्त्र के पितामह थे। उन लोगों ने अन्य लोगों को औषधियों की जानकारी नहीं दी, औषधियों का ज्ञान नहीं दिया और उसके कारण ही सब खोजें और औषधियाँ लुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। पेशो यानी कि व्यापार में इतनी प्रतिद्वंद्वता यानी कि परस्पर युद्ध हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। तो देखिए, हमारे व्यापार जगत में भी आज एक दूसरे के प्रति युद्ध का माहौल पैदा हो गया है, जिसके कारण जो बड़ा होता है, बड़ा व्यापारी होता है, वो छोटे को हुनर नहीं सिखलाता, काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विवश दिख पड़ती है। देखिए, सार्वजनिक यानी कि सभी लोगों के लिए जो जीवन निर्यात यानी कि जीवन जीने की जो कला है, सार्वजनिक जीवन में यानी कि सभी के जीवन में तो इतनी भी बस, कहने का तात्पर्य यह है कि पेशों की जो ये प्रतिद्वंद्वता है, युद्ध का जो माहौल है, युद्ध का जो वातावरण है, वो सभी लोगों के जीवन में इतना विभत्स यानी कि घृणित, खराब दिखाई देता है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। चित्त यानी कि हृदय, व्याकुल यानी कि दुखी हो जाता है, कितना काम बिगड़ता है। तो देखिए, हमारी जो कला है वो दूसरों को न सिखाने से, दूसरों को न बताने से, जो भारतीय जो कामकाज है, भारतीय जो व्यापार जगत है, भारतीय जो कला जगत है, वो काम बिगड़ता है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, केवल उसी के कारण कि हम लोगों में उदारता नहीं है। तो लेखक ने इन सभी बातों का सारांश भी बता दिया कि सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, तो देखिए सही समय पर हमें जो काम उपयुक्त यानी कि ऊपर दिए गए जो सभी काम हैं वो हम नहीं उठाते और अपने काम में गर्व न रखकर, हम अपने काम में अभिमान नहीं रखते, उसके करने में यानी कि काम के करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, जो हम हमारे जिम्मेदारी के अभाव से, उत्तरदायित्व के अभाव से अपने काम की एक एक तफसील यानी कि विभाग को समझकर उसे दत्तचित होकर यानी कि मग्न होकर, दत्तचित यानी कि किसी भी काम में हम मग्न होते हैं तो उसे कहते हैं दत्तचित, उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर। देखें, जो मेहनत काम में करनी चाहिए और मेहनत स्वयं करनी चाहिए, वो स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर, और जो उदारता होनी चाहिए उदारता न रखकर हम दूसरों को नहीं सिखाते, हम अपना नाश कर रहे हैं। यानी कि अवश्य ही यह विदेशी मित्रों ने जो चारों उत्तर दिए, चारों जवाब दिए हैं, वो सही मायनों में सच है और इसी के कारण हम अपना नाश कर रहे हैं, हमारा विनाश कर रहे हैं, हमारा सर्वनाश कर रहे
है। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया जो हमने देखा, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। तो देखिए यहाँ पर लेखक अपनी बात बता रहे हैं और जवाब पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत यानी कि विधिवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा। तो लेखक बता रहे कि हम नागरिक कर्तव्यों यानी कि हमारे जो फ़र्ज़ है और अधिकार हैं को भूल गए हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि हम सभी लोग नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत का हर एक नागरिक अपनी फ़र्ज़ और अपने अधिकार को भूल गया है, बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी। तो देखिए भारत देश में ऐसे कई सारे बड़े बड़े नेता हो गए, का बता रहे हैं कि बड़े बड़े नेता होते हुए भी हम साधारण जन यानी कि हम आम आदमी उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो बड़े से बड़े नेता हो गए, बड़े से बड़े नेता हमारे देश में मौजूद हैं, फिर भी हम साधारण मनुष्य उनका लाभ नहीं उठाते। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। इतिश्री यानी कि अंत। तो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है लेखक कि हम बड़े बड़े नेता हमारे भारत देश में हो गए, बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी हम उनका लाभ नहीं उठा रहे हैं। और जो महान विभूति हैं उनकी मूर्तियां हैं, बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं और इसी में अपने धर्म यानी कि कर्तव्य की इतिश्री अंत समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि आ गई, पुण्यतिथि आ गई, उनकी मूर्ति के पास जाकर हम उनकी जय जयकार करेंगे और इसी में अपना धर्म समझेंगे। लेकिन उनके कहे जो विचार है, जो गांधी विचारधारा है, उसके मुताबिक हम नहीं चलते। यही लेखक बता रहे हैं, हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। तो उन्होंने जो आदेश दिए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसके अनुरूप हम अपने जीवन का संगठन मिलन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही हैं, यानी कि नेताओं ने, बड़े बड़े महर्षियों ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो बड़े बड़े विचार दिए हैं, वो बड़े बड़े विचार अपने जीवन में नहीं उतारते, उसके अनुसार नहीं चलते। इसी के कारण हम वहीं के वही हैं, यानी कि हमारा जो विकास सही मायनों में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ है। तो देखिए जो विश्व है वो स्फूर्ति से, तेज़ी से आगे चल रहा है, यानी कि विकास कर रहा है, और हम तटस्थ है। तटस्थ मतलब स्थिर है, वहीं के वही। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। तो हमारे सामने कई ऐसे स्थल है, कई ऐसे साधन हैं, कई ऐसी टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम उसके सामने न जाकर वो क्या हमारा काम कर सकती है, हमारा काम कर देगी? तो नहीं कर देगी। तो सामने सब कुछ है, जो करना है वो हमें ही करना होगा। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? तो देखिए हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और भली बात यही समझते हैं कि वो आएगा और हमारा काम कर देगा। नहीं, दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं कर सकते? तो हमें अन्य के विश्वास के ऊपर, अन्य पर आधारित नहीं होना चाहिए। जो भी करना है हमें ही करना चाहिए। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, तो देखिए यदि देशभक्ति दिखानी है तो केवल व्याख्यान यानी कि प्रवचन देने में नहीं है, बड़े बड़े भाषण देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। तो यह आपको याद रखना है कि देशभक्ति किस में है। तो यह पंक्ति याद रखना है कि यदि ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं,
तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमारे जो फ़र्ज़ है, हमारे जो कर्तव्य हैं, वो ठीक प्रकार से सही रीत से करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। हम गांधी, भगत सिंह आदि भक्तों से, देशभक्तों से कम नहीं है। अगर हम अपना कर्तव्य भली भांति समझते हैं, उसकी तहसील को समझते हैं और पूर्ण मन लगाकर वह काम करते हैं तो हम भी एक बड़े देशभक्त हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। तो कहने की बात यह है कि कई ऐसे देशभक्त थे जो अपने काम ठीक प्रकार से, ठीक तरीके से करते थे, जिसके कारण वे प्रसिद्ध हो गए, विश्व विख्यात हो गए। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र यानी कि कार्य करने का जो क्षेत्र है संकुचित है, यानी कि छोटा है ही क्यों ना हो, तो बता रहे हैं कि हमारा जो कार्यस्थल है, हमारा जो व्यापार जगत है, यदि छोटा है, हम केवल धोबी हो, दर्जी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, पहरेदार हो, गांव या गली के शिक्षक ही क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे से छोटा काम क्यों न करते हो, या तो झाड़ू या बर्तन ही क्यों न मांजते हो किसी के घर पर, फिर भी तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक धोबी, एक दर्जी, एक किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव या गली का शिक्षक यदि अपना कर्तव्य भली भांति यानी कि ठीक प्रकार से करेगा तो एकदम हमारा जो देश है वो जाग उठेगा, यानी कि उसका विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। जान आ जाना मतलब हौसला आ जाएगा, उमंग और जोश आ जाएगी। तो देश के जो विभिन्न विभाग हैं वह फिर से जागरूक हो जाएंगे और देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही, यानी कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को संगठित कर लेंगे तो सारा देश, उसके बाद देश और मनुष्य समाज स्वस्थ संगठित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम खुद संभल जाएंगे, खुद खड़े हो जाएंगे, तो साथ साथ हमारा कुटुंब, हमारा गांव, हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारे देश और समग्र समाज भली भांति, स्वस्थ भली भांति संगठित हो जाएंगे। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश को ऐसे उपयुक्त मतलब ऊपर बताए गए नागरिकों की आवश्यकता है। कैसे? जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से समझे और हमारे देश के सभी धोबी, दर्जी, किसान यानी कि छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी अगर कर्तव्यनिष्ठ होकर पूरी ईमानदारी और वफा के साथ अपना काम करेगा, मेहनत के महत्व को समझेगा, तो अवश्य ही हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। किसी दूसरे प्रकार के मनुष्यों या वस्तु की नहीं है। तो हमें किसी दूसरे प्रकार के मनुष्यों की या वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अगर हम हमारे जो फ़र्ज़ है, हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को साथ लेकर देश के विकास के लिए सही मायनों में काम करेंगे तो हमें किसी अन्य लोगों की ज़रूरत नहीं है। आशा रखता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो था, यानी कि यह जो पूरा पाठ मैंने आपको समझाया उसमें आपको समझ आ गई होंगी। तो चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।